हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रीनेट JRF फिजिक्स। आज हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार देखेंगे कि हमारा कितना पोर्शन हो चुका है, कितना पोर्शन बच रहा है और टॉपिक्स कवर क्या क्या करना है, ताकि आप लोगों को भी आइडिया रहे। ओके, तो थर्मोडाइनमिक्स में देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। आइडियल रियल केसेस, वान डेर वाल इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी वाले के बाद ये वाला पार्ट था। क्रिटिकल कांस्टेंट, ये वाला हम कर चुके हैं। थर्मोडायनेमिक बेसिक्स एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिक्स के अंदर फंडामेंटल कंसेप्ट जो भी डेफिनेशंस हैं, वो जो बिल्कुल बेसिक्स है, इसके डेफिनेशंस वगैरह वो सारे कवर होते हैं। देन है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब इसमें क्या है, जैसे जीरोथ लॉ है ना, तो हमको केवल इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए, बोलता क्या है, मतलब नॉर्मल। ओके, फर्स्ट लॉ है तो फर्स्ट लॉ के अंदर भी सब टॉपिक्स काफ़ी कुछ है, तो वो पूरा हमको कवर करना है। देन इट्स सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसमें भी ज़्यादा नहीं है, तो मतलब इनको भी अच्छे से पूरा डिटेल में कवर करना है, क्योंकि क्वेश्चन फिर अंदर से बनेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि पूरे चैप्टर की तरह है। ओके, ये दो। देन मैक्सवेल रिलेशन इन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, तो मैक्सवेल के जो रिलेशंस है वो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के जितने भी आते हैं वो सारे पैरामीटर्स। देन फेज ट्रांजिशन, ये सारा जो है हमको कवर करना है। हम लोग ये चीज़ कर चुके हैं। ओके, और हम लोग ये चीज़ कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक बेसिक्स, फंडामेंटल कंसेप्ट, यानी जो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हैं वो हम आज कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट्स, द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज सिस्टम। हम सिस्टम को डिफाइन कैसे करते हैं, सिस्टम होता क्या है। ओके, तो सिस्टम कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, रीजन ऑफ स्पेस एट्सेट्रा, selected for study and set apart mentally from everything else which then is becomes surrounding। तो क्या है कि कोई भी पूरा ये हमारे पास में एटमॉस्फेयर कोई है, ठीक है, इसमें से ये पर्टिकुलर पार्ट है जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर इस पूरा स्पेस जो हमने कंसीडर किया है, इसका कोई छोटा सा रीजन ले सकते हैं, तो इसकी हम स्टडी करेंगे। तो ये तो हुआ सिस्टम। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है सेट अपार्ट मेंटली, इसका मतलब कि हमको इसको यहाँ से उठाकर बाहर थोड़ी ले जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इस चीज़ को हमारा सारा ध्यान जो है वो हम इस पर लगा रहे हैं कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, जो कुछ भी है इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा सिस्टम, और इसके अलावा जो कुछ भी बच जाता है वो सारी क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, तो जिसकी हमको स्टडी करनी है दैट इज सिस्टम, एंड द रेस्ट एवरीथिंग इज सराउंडिंग। System of interest in thermodynamics are finite and macroscopic rather than microscopic। तो जो हमारा फर्स्ट था थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन, उसमें हम कर चुके हैं पहले से ही। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किस तरह से मैक्रोस्कोपिक साइंस होती है, माइक्रोस्कोपिक साइंस नहीं होती, इट इज़ मैक्रोस्कोपिक साइंस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पर फोकस नहीं किया जाता है, पूरा सिस्टम एज ए होल क्या पैरामीटर्स से क्या प्रॉपर्टीज शो कर रहा है उसकी स्टडी की जाती है, तो मैक्रोस्कोपिक है। Imaginary envelope which encloses a system and separate it from its surrounding is called the boundary of system। देखिए अभी हमने क्या बोला, मेंटली। ठीक है, इसका मतलब कि फिजिकली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बाउंड्री है, एक्चुअल बाउंड्री है। एक्चुअल बाउंड्री जैसा कुछ नहीं, हमने सिर्फ यहाँ तक का केस कंसिडर कर दिया। ठीक है, तो इमेजिनरी एनवेलप मानते हैं हम, जो क्या करता है, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है। वी आर नॉट टेकिंग एनीवेयर एल्स और देयर इज वी आर मेकिंग एनी बाउंड्री, इट्स जस्ट imaginary envelope that is separating the system from surrounding। So here this imaginary envelope is called boundary of the system। okay, now it type of system, system कितने तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। छोटी क्लासेस में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं हम इनको। ओपन सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो सिस्टम है वो अगर सराउंडिंग के साथ में मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो ओपन सिस्टम है। ठीक है, क्या है इसमें, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी विथ सराउंडिंग्स। ओके, दोनों को एक्सचेंज कर सकता है ये। क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम के अंदर केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है, वो पॉसिबल होता है सराउंडिंग के साथ में, मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता है। तो ओनली एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सराउंडिंग के साथ में केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, मैटर का नहीं हो सकता है। तो हो गया क्लोज।
अब आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ना तो वो मैटर का एक्सचेंज कर सकता है, ना ही वो एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है। तो क्या लिखेंगे हम, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी एक्सचेंज। आया समझ में? सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है। सिस्टम जब थर्मोडायनेमिक है वो मैक्रोस्कोपिक होता है, इमेजिनरी एनवेलप को बाउंड्री बोलते हैं। सिस्टम 3 तरह का होता है, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। ओपन में मैटर एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, क्लोज में ओनली एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम देन इट कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग्स। ओके, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है, डेफिनेशन आती है, वो होता है थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है। तो देखिए, मैक्रोस्कोपिक कंडीशन ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं कुछ, उनके द्वारा उनसे कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी जो मैक्रोस्कोपिक कंडीशन डिफाइन की जाती है उसको हम थर्मोडायनेमिक स्टेट बोलते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स आई है, तो ये क्या होंगे, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो पैरामीटर्स है इनसे जब किसी थर्मोडायनेमिक स्टेट की मैक्रोस्कोपिक कंडीशन को यानी उस सिस्टम की स्टेट को, कंडीशन को डिफाइन किया जाता है, तो ये सब मिलके जो चीज़ बताते हैं वो क्या होती है, उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेट कहलाती है। अब हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन की। स्टेट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, तो ये स्टेट फंक्शन की अगर हम बात करें ना तो स्टेट वेरिएबल से हम स्टेट फंक्शन बताते हैं। और स्टेट फंक्शन होता क्या है, तो ये क्या करता है, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर क्षण पे उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिस्क्राइब मोमेंट्री कंडीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ओके, अब देखिए मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ सिस्टम एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिस्टम को उसको डिस्क्राइब करता ही है। इसको हम अभी स्टेट वेरिएबल जो होता है उसका अभी पार्ट देखने वाले हैं वापस, है ना। उसके पहले देख लेते हैं इक्विलिब्रियम। तो देखिए इक्विलिब्रियम जो है वो मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, थर्मोडायनेमिकल, इन सब की बात करते क्या होते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कोई सिस्टम है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। नेट फोर्स अगर उसके ऊपर जीरो है, फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि नेट फोर्स अगर जीरो है उस केस के अंदर सिस्टम क्या, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है। जब दो सिस्टम्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उनके ऊपर P1 इक्वल्स टू P2, ठीक है। एक सिस्टम की हम बात करें वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कम है जब उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। मैकेनिकल स्टेट कब चेंज नहीं हो रही, जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। अब मैं बोल देती हूँ ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है, ये दोनों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स कि इनका प्रेशर जो है वो सेम है। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि SO2 केमिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर इन दोनों को हम साथ में रखते हैं तो इनकी जो है केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इनमें कंसंट्रेशन जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम बताते हैं ना, वो चीज़ सेम है। यानी इसमें डिफ्यूजन जो है वो पार्टिकल्स का नहीं होगा अगर हम इन दोनों के बीच में कोई दीवार को हटा देते हैं। जैसे ये कोई सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस वॉल को हटा भी दूँ ना तो भी जैसा प्रेशर सेम रहे, यानी इसका प्रेशर P1 P2 जो है वो बराबर है। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी N1 यहाँ पर N2 बराबर है। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, जब ये दोनों सेपरेटेड सिस्टम्स हैं। अगर मैं वॉल हटा देती हूँ, इनको कंबाइन कर देती हूँ तो भी टेम्परेचर वही रहेगा। क्यों, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में इसका मतलब इसका भी T1 जो है वो T2 के बराबर है, ठीक है। मैकेनिकल यानी P1 इक्वल्स टू P2, केमिकल यानी N1 इक्वल्स टू N2। तो ये इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होते हैं कि जब दो सिस्टम्स इन कंडीशंस को फॉलो कर रहे होते हैं तो रेस्पेक्टिवली हम बोलते हैं कि ये मैकेनिकल, केमिकल और ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इस तरीके से हम बता देते हैं कि दो सिस्टम इक्विलिब्रियम किस तरीके से हैं। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, अगर कोई सिस्टम है वो कोई दो सिस्टम है, ठीक है, अगर वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल में है, थर्मल में है, तो हम बोलते हैं कि उनमें क्या है, सिस्टम में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, ये सिस्टम है। अगर ये इन तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, ऑल द थ्री, देन वी से दैट द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स आर नॉट चेंजिंग। अगर इसके मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स चेंज नहीं हो रहे देन वी से दैट इट इज सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके,
हम जैसे बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन हम पहले देख चुके थे, एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं। ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो एटॉमिक लेवल के ऑर्डर के होते हैं। ये जो है वो सिस्टम की इंटरनल स्ट्रक्चर को बताते हैं। माइक्रोस्कोपिक जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को बताते हैं, जो किसके साथ और किसको डिस्क्राइब करते हैं कि सिस्टम के जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है किसी गैस के अंदर, ठीक है, तो इन सब पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके कंस्टिट्यूएंट इनके बारे में डिस्क्राइब करता है, तो वो तो हो गया माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। जैसे मास है, वेलोसिटी, मैं बोलूँ ये वाला जो पार्टिकल है वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैं क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसकी स्टडी कर रही हूँ, तो मास, वेलोसिटी, एनर्जी एट्सेट्रा, ये हो गया माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है कि पूरे सिस्टम की एक साथ बात की जाती है वहाँ पर, नॉट विद द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एवरेज ऑफ सम टोटल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनके जो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं उनका जब सम टोटल करके एवरेज लेते हैं, तो पूरे सिस्टम की जब हम बात करते हैं कि सिस्टम का ये पैरामीटर है जो इस सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। एग्जाम्पल, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एंट्रोपी है, ये सारी चीज़ आ गई है, ठीक है। अब देखिए माइक्रोस्टेट क्या होती है, मैक्रोस्टेट क्या होती है, तो देखिए क्योंकि हमने देखा इसमें क्या होता है, सारे कंस्टिट्यूएंट्स की बात की जाती है, तो इन कंस्टिट्यूएंट्स की स्टेट को जब डिस्क्राइब किया जाएगा, ऐसी स्टेट जो इन सभी कंस्टिट्यूएंट के साथ में एसोसिएटेड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्टेट बोलेंगे। और मैक्रोस्टेट किसको बोलेंगे, कि कोई पूरा सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम के पैरामीटर्स के साथ में जो स्टेट एसोसिएटेड है उसको हम मैक्रोस्टेट बोलेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर के साथ जो स्टेट है उसको माइक्रोस्टेट, एंड जो मैक्रोस्कोपिक के साथ उसको मैक्रोस्टेट बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया ये चीज़। थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये तो क्या है कि सारे इन पैरामीटर से जो स्टेट बनती है और डिफाइन करा जाता है मैक्रोस्कोपिक कंडीशन को। स्टेट फंक्शन किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी कंडीशन बताता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। फिर इक्विलिब्रियम की बात की हमने, देन माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स देखिए, इनके एग्जांपल देखिए कि क्या क्वांटिटीज़ माइक्रोस्कोपिक में आती है और क्या क्वांटिटी जो है वो मैक्रोस्कोपिक में आती है। अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, कोई सिस्टम है, उसकी कोई इनिशियल स्टेट है, वो वहाँ से स्टार्ट होता है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग इक्विलिब्रियम स्टेट उसमें आती जाती हैं, कोई से फाइनल स्टेट तक पहुँच जाता है। अगर वो सिस्टम अलग अलग इक्विलिब्रियम स्टेट से होता हुआ वापस से अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है, यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से वापस वहीं आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर मैं डिफाइन करूँ तो व्हेन अ सिस्टम undergo change from initial state to another final state through different states and then come back to initial state, then the process is called साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। कोई सिस्टम है, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर पीवी कर्व ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ, व्हेन ए सिस्टम अंडरगो चेंज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू अनदर फाइनल स्टेट, एक स्टेट से दूसरे में जाता है अलग अलग प्रोसेस से, और फिर इनिशियल स्टेट में आ जाता है, जैसे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो मतलब इसने क्या किया, लास्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं सिस्टम के अंदर आ गया। तो इसको हम क्या, जैसे कि यहाँ से मान लो एक टर्न लेके यहाँ आया, देन ये यहाँ चला गया, यहाँ पर इसके टेम्परेचर, ये प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 थे, ये P2 V2 थे, तो इनिशियल स्टेट से वापस ये यहीं पहुँच गया, तो इसको साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन हो रहा है वो इस एरिया के बराबर होता है, यानी ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसमें वर्क कितना हुआ, वर्क डन, वो किसके बराबर हो रहा है, ये जो कर्व बन रहा है ना इसके एरिया के बराबर होता है, यानी वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस उसको किसके बराबर करेंगे हम, एरिया एनक्लोज्ड के। अब देखिए ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे कि प्रोसेस इस तरीके से गया तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर प्रोसेस इस तरीके से होता
तो वो क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो देखिए अगर ये जो साइकिल है इज ट्रावर्स्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर है तो W वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम जो है, सॉरी, वर्क डन नेगेटिव होगा। ओके, अगर साइकिल जो है वो ट्रांवर्स हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है तो वो नेगेटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन नेगेटिव है, और वर्क डन नेगेटिव है इसका मतलब क्या होता है कि वर्क जो है वो सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। W नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वर्क सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है। और अगर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमारा साइकिल चल रहा होता है ना इस प्रोसेस का, तो उस केस में W पॉजिटिव होता है, वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर W पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जब ये नेगेटिव था W तो सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, और वर्क डन W पॉजिटिव यानी सिस्टम है वो काम कर रहा है, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। आया ये समझ में, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, वर्क डन जो होता है वो एरिया एनक्लोज्ड के बराबर होता है, इस एरिया के बराबर होगा। ये न्यूमेरिकल्स भी आते हैं सिंपल, जिसमें हमको जैसे कोई इस टाइप का आ गया, ऐसा कुछ या अलग अलग टाइप के कर्व हो जाते हैं, हमको सिर्फ उनका एरिया निकालना होता है ना। तो ये समझ में आई। फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इफ द साइकिल इज ट्रावर्स then we can say that work done is positive, that means work is done by the system. You have to remember this, on the system, by the system, this thing is very conceptual and very important thing. Okay, now let's discuss what are state variables, what are non state variables. Okay, तो देखिए स्टेट वेरिएबल्स है ना, इनको हम पाथ इंडिपेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट बोलते हैं। और जो नॉन स्टेट वेरिएबल्स है वो होते हैं पाथ डिपेंडेंट। कैसे, स्टेट वेरिएबल जो है वो ऐसे वेरिएबल है कि वेरिएबल चेंज जो होता है इनमें वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। वेरिएबल चेंज डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ओके, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। एंड इफ वी कंसिडर नॉन स्टेट वेरिएबल्स then here these are path dependent, that means the variable change not only depends on the initial and final states but also on the path connecting these states. That means if this is initial state, this is final state. Here in case of state variables, these are path independent, that means the variable change depends on this state and this state and not on how this प्रोसेस इज डन। दैट मीन्स ये किस तरीके से अचीव हो रहा है ना उस पर डिपेंड नहीं करता है। पाथ कोई भी ट्रैवर्स करो स्टेट वेरिएबल के अंदर वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन नॉन स्टेट वेरिएबल पाथ पे डिपेंड करते हैं। यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट को जो पाथ कनेक्ट कर रहा है उस पाथ के ऊपर भी नॉन स्टेट वेरिएबल्स डिपेंड करते हैं। ओके, तो वेरिएबल चेंज जो है यहाँ पर डिपेंड्स ऑन इनिशियल and final states as well as path connecting these states. Okay, it also depends on the path, that's why these are called path dependent. ये समझ में आया, स्टेट वेरिएबल, नॉन स्टेट वेरिएबल, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट कैसे होते हैं। उसके बाद क्या है, स्टेट वेरिएबल जो होते हैं ना वो होते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम किसको बोलते हैं, जैसे तो फंक्शन है एफ, है ना, कोई फंक्शन है एक्स, उसको मैं एक्स के साथ करके वाई के साथ करूँ या वाई के साथ करके एक्स के साथ करूँ, उस चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़े, दोनों बराबर हो। यानी यहाँ पर मैंने पहले वाई के रेस्पेक्ट में एफ फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, देन एक्स के रेस्पेक्ट में किया, तो इस केस के अंदर वैल्यू जो आती है वो, और पहले एक्स के साथ करो फिर वाई के साथ करो, फिर जो वैल्यू आती है वो दोनों बराबर है, तो हम बोलते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ओके, यहाँ पर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका है नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल। That means for the function del to f, for the function f del to f by del x del y,
is not equal to del 2f by del y del x. Okay. Now see what are the examples for state in non-state variables. For state variables, see internal energy. This is most important, you have to keep it in mind. Okay. Internal energy, entropy, enthalpy, pressure, volume, temperature, etc. इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये स्टेट वेरिएबल्स में आते हैं. गेट में यू मे बी आज डायरेक्टली दिस क्वेश्चन कि दे दिया और पूछा स्टेट वेरिएबल्स इनमें से कौन सा है. एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव में से एग्जांपल उठा के पूछ लेते हैं कि इनमें से इंटेंसिव कौन सा है, एक्सटेंसिव कौन सा है. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और न्यूमेरिकल्स में ऑफकोर्स हेल्प मिलती है इससे. तो ये तो फंडामेंटल कंसेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए. ओके. थर्ड पॉइंट, अगर हम नॉन स्टेट के एग्जाम्पल देते हैं जैसे हीट है, वर्क डन है, ये सब क्या है, नॉन स्टेट वेरिएबल्स है, यानी कि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं. जबकि इंटरनल एनर्जी ये सब क्या है, स्टेट वेरिएबल्स है, यानी केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं. अब हम बात करते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं. ओके. इसको समझने के लिए देखिए, कोई सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है. इसको अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ठीक है, दो बराबर बराबर पार्ट्स में, इफ़ अ टोटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो ऐसे वेरिएबल्स जिनका इस डिवीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स. आया समझ में. अगर कोई टोटल सिस्टम है उसको मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ऐसे वेरिएबल्स जिन पर इस डिवीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स. और ऐसे वेरिएबल्स जिनको क्या होता है, इसमें तो क्या होगा, नो इफेक्ट, ठीक है. और ऐसा वेरिएबल्स जिसके अंदर अगर मैं हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करती हूँ तो जो वेरिएबल्स खुद भी हाफ हो जाते हैं डिवीजन होने के बाद में, यानी इन पे फ़र्क पड़ता है, दे ऑल्सो गेट्स हाफ, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स बोलते हैं. समझ में आया. डेफिनेशन लिख लीजिए. इफ टोटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू two equal parts, okay, then variables which are independent of this division, ठीक है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस डिवीजन से, उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स. एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स which are exactly half after division. आया समझ में. अगर इंटेंसिव है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्सटेंसिव है तो सिस्टम को आपने दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये भी हाफ हो जाएंगे. एग्जाम्पल्स इनका आपको ध्यान रखना ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एंड दूसरे भी एग्जाम्स में काम आ जाता है. ऑफकोर्स कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए. इंटेंसिव से प्रेशर है. अब अगर मैं कोई सिस्टम है उसको हाफ करी तो प्रेशर पे थोड़े ना फ़र्क पड़ेगा क्या, प्रेशर तो सिस्टम का जितना है वो का वही रहेगा. इस तरीके से टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड इफ आई डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर. ऑफ कोर्स नो इफेक्ट, टेम्परेचर विल रिमेन द सेम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी डिवीजन. सो टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल, पार्टिकल डेंसिटी, मोलर मास, स्पेसिफिक हीट, बॉइलिंग पॉइंट, एट्सेट्रा. अब जैसे इसमें कोई सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब उसको आधा आधा इधर कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट आधा थोड़ी होगा, वो तो फिर भी उतने ही पॉइंट पे बॉइल होगा, उतने टेम्परेचर पे. तो बॉइलिंग पॉइंट पे इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ये सारे इंटेंसिव वेरिएबल में आएंगे. एक्सटेंसिव किसको बोलते हैं, जैसे एरिया है, इसको अगर टोटल एरिया 10 था, डिवाइड कर दिया इक्वल में तो क्या 5 रह जाएगा ना एरिया, इसका मतलब 5 मीटर स्क्वायर जैसे है, तो इसका मतलब एरिया जो है एक्सटेंसिव हो गया. इस तरीके से वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, हीट कैपेसिटी. एक एक एग्जांपल ध्यान से देखना है आपको, है ना. मास, और जो इसमें होता है अपनी इंटरनल एनर्जी, बाकी जितने भी है एंथैल्पी वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सब, ठीक है, ये सब आता है एक्सटेंसिव में. अब देखिए, ये जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब एडिटिव होती हैं.
एरिया हम ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सटेंसिव, थोड़ा कंजेस्टेड टाइप से लिख रही हूँ मैं, बट इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स देन अच्छे से बनाना उसको, ओके। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, ठीक है, एडिटिव होती है। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटीज इज इक्वल टू इंटेंसिव। ये चीज़ देखिए, दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी उनका रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव होगा। जैसे देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो क्या है, एक्सटेंसिव है। अगर इधर 20 पार्टिकल्स से बराबर डिवाइड करती हूँ 10-10 हो जाएंगे, आधे रह जाएंगे। वॉल्यूम की बात करते हैं, 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, हाफ हाफ कर दिया 5 लगे, दैट मीन्स ये दोनों एक्सटेंसिव है। लेकिन अगर मैं इनका रेशियो लेती हूँ, स्मॉल एन क्या होता है, कैपिटल एन बाय वी, ठीक है। तो वो क्या है, ये क्या है, पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी क्या है, एक इंटेंसिव वेरिएबल है। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटीज इंटेंसिव। कैसे, मैंने सिस्टम को डिवाइड किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आधे रह गए n/2, वॉल्यूम भी हाफ हो गई v/2। तो इससे इस पर कुछ फ़र्क पड़ा क्या, वापस कैंसिल होके ये तो क्या n/v आएगा ना, यानी इंटेंसिव वेरिएबल पे फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सटेंसिव पे फ़र्क पड़ता है। आई होप इसका कंसेप्ट आपका समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, इंटरनल एनर्जी क्या होती है सिस्टम की। तो देखिए टोटल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड इनसाइड सिस्टम हम कैसे देते हैं, उसी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों के अकॉर्डिंग देते हैं। अब आइडियल केसेस के लिए जो है इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वो केवल काइनेटिक एनर्जी के थ्रू दी जाती है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ केसेस के एजम्पशंस भी पढ़े थे, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो इंटरेक्शन है उनके बीच में पार्टिकल्स का, वो हम नेग्लिजिबल मानते हैं। हम मानते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज उनके बीच में जब तक कॉलिजन ना हो एक्ट नहीं करते हैं, तो पोटेंशियल को नेग्लेक्ट करते हैं, वो सारा चीज़ें होता है। पोटेंशियल एनर्जी इसमें नेग्लिजिबल मानते हैं। यूँ भी देख सकते हैं आपकी डेल यू बाई डेल वी, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ये चीज़ अभी काम आएगी, बताती हूँ आपको। इंटरनल एनर्जी अभी हमने देखा था स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है, ठीक है। देख ले स्टेट वेरिएबल पढ़ा तभी उसमें एग्जाम्पल में था, और ये एक्सटेंसिव वेरिएबल की एग्जाम्पल था। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू निकालते हैं। तो जब भी हमको लिखना होता है इस टाइप का, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं यूँ लिखूँ तो डी यू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ में डिफ्रेंशिएट वी कॉन्स्टेंट डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी। कोई भी सिस्टम का हम डिफरेंशियल लिखते हैं इसी तरीके से लिखा जाता है। अब डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0, ये किससे होता है, जूस से होता है ना, उससे हमको पता है क्या चीज़ आ जाती है। इसकी वजह से ये टर्म तो हो जाती है 0, तो बचता क्या है, केवल ये बचता है। अब डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और इसको डिनोट करते कैसे करते हैं हम, सी वी से, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी का जो टेम्परेचर के साथ में रेट ऑफ चेंज होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, और कांस्टेंट वी है तो वी, ओके। अब दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं, व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज हीट। सिंपल पता है हमको स्टिल। देखिए वर्क डन क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। व्हाट इज दिस, form of energy that transfers due to change in pressure। प्रेशर में चेंज की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उस फॉर्म को हम बोलते हैं वर्क डन। वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं, इंटीग्रल ऑफ टू टी आर, और क्या होता है ये पी डी वी, ठीक है, प्रेशर के अंदर चेंज की वजह से। इस तरीके से हम बात, और जो वर्क डन अब मैंने देखा था कि वर्क डन और हीट दोनों किस में आते हैं, ये लोग पाथ पर डिपेंड करते हैं। ये क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते हैं। क्या है ये, पाथ डिपेंडेंट एंड नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ऑफकोर्स पाथ डिपेंडेंट है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होंगे। व्हाट इज हीट, तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसकी वजह से होती है, थिंक, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। हीट जो है वो स्पॉन्टेनियसली फ्लो करती है, किस केस में, स्पॉन्टेनियसली हॉट से कोल्ड बॉडी में, राइट। हीट जो है वो एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो किस रीजन से ट्रांसफर होता है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस में। कोई एक बॉडी हॉट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे कोल्ड है, टेम्परेचर कम है,
तो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली जो है उसमें हीट का ट्रांसफ़र होने लग जाएगा। तो ये जो है वो वर्क डन और हीट थी। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप जो बेसिक कंसेप्ट डेफिनेशन है वो आपको समझ में आई होगी। क्योंकि नेट के लिए तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन नेट के बाद भी ऐसा है कि जर्नी स्टॉप नहीं होती है। ऐसा नहीं कि नेट हो गया, जेआरएफ हो गया या गेट जस्ट हो गए तो अब आपको सीखना नहीं है या फिर सब हो चुका है। हमेशा हमको सीखते रहना होता है, क्योंकि नई चीज़ें कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलती हैं। और भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं और चीज़ें आनी चाहिए, है ना। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।